हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम के यूनिट 4 का पार्ट 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो मेथड्स है परफॉर्मेंस अप्रेजल को, कि कैसे हम परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, तो कौन कौन से मेथड्स हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरी के मेथड्स की बात की गई थी, पास्ट ओरिएंटेड मेथड्स एंड फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड। तो यहाँ से हमारा पार्ट 4 आज स्टार्ट है। तो पास्ट ओरिएंटेड में कौन कौन से मेथड्स आएंगे और फ्यूचर ओरिएंटेड में कौन कौन से मेथड्स आएंगे, वो सब हम भी डिस्कस करेंगे। तो पास्ट ओरिएंटेड मेथड्स में पहला है आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल कंसिस्ट ऑफ सेवरल न्यूमेरिकल स्केल रिप्रेजेंट जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सच एज डिपेंडेबिलिटी, इनिशिएटिव, आउटपुट, अटेंडेंस, एटीट्यूड। यानी आपकी इन सभी क्राइटेरिया के हिसाब से, आपकी इन सभी क्राइटेरिया में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको इसमें रेटिंग दी जाती है। ठीक है, आप कितनी अटेंडेंस, मतलब कितना ज्यादा आप लीव ले रहे हैं, कितना अपना अटेंडेंस रख रहे हैं, तो उसको एक रेटिंग दिया जाएगा। आपका आउटपुट कैसा है, आप चीजों को लेके कितना इनिशिएटिव लेते हैं, अपने काम को लेके क्या बहुत डिपेंड रहते हैं दूसरों पे या इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है। तो इन सभी चीजों को आपको, इन सभी चीजों के आधार पे आप लोगों को रेटिंग दी जाती है। ईच स्केल रेंज फ्रॉम एक्सीलेंट टू पुअर। तो हर स्केल में, जैसे आउटपुट में आपका जो परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंट है या पुअर है, तो यहाँ पे आपकी जो स्केल होती है रेटिंग की, वो बहुत अच्छी से, मतलब बहुत एक्सीलेंट से बहुत पुअर होती है। ठीक है, तो ये मेथड आपको दिया जाता है। तो इससे पता लगता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा, जितने भी आपके स्कोर्स है ना, जैसे आपको आउटपुट में कितना स्कोर मिला, इनिशिएटिव में, अटेंडेंस में, एटीट्यूड में, सबको फिर जोड़ा जाता है और फिर फाइनल कंक्लूजन उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो रेटिंग स्केल में क्या हो रहा है कि हमारी जो जो परफॉर्मेंस है काम को लेके, इनिशिएटिव को लेके, हमारे आउटपुट, हमारे अटेंडेंस, सबको लेके हमें रेटिंग दी जाती है। रेटिंग आपकी कैसी हो सकती है, एक्सीलेंट से लेके पुअर तक रेटिंग हो सकती है। तो उसमें रेंज है एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, पुअर। तो इस तरह से जो है आपकी रेटिंग होती है। फिर फाइनली आपकी सभी रेटिंग को, आपकी आउटपुट कैसा था, इनिशिएटिव कैसा था, अटेंडेंस, एटीट्यूड, सबको जोड़ा जाता है और फिर फाइनल कंक्लूजन डिराइव किया जाता है। इसके फायदे और नुकसान की बात करते हैं। ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हो। हर तरह की जॉब में भी आप ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें इतना खर्चा भी नहीं आता। इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि रेटर्स बेस। तो इसमें जो रेटिंग देने वाला है, तो कई बार वो जो रेटर्स है जो आपको रेटिंग दे रहा है, तो वो थोड़ा बाइस्ड भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक को अच्छी रेटिंग दे, किसी को ना दे, तो उस तरह का इश्यूज में देखने को मिल सकता है। तो दूसरा आता है आपका यहाँ पे ट्रेट एनालिसिस। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या होगा, चेकलिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ यस और नो बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स। तो इसमें आपके जो ट्रेड्स हैं उसके हिसाब से यस और नो दो ही आपके इसमें ऑप्शंस होते हैं, या तो आपको हाँ बोलना है या फिर आपको ना बोलना है। हेयर द रेटर ओनली डज द रिपोर्टिंग और चेकिंग एंड एचआर डिपार्टमेंट डज द। तो इसमें जो रेटर्स है वो सिर्फ रिपोर्ट करता है, चेक करता है, जो मेन इवेल्यूशंस है वो एचआर ही इसमें करते हैं। तो इसमें आपके जो ट्रेड्स है, मतलब किसी भी एम्प्लॉय में क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए, तो उसके हिसाब से यस और नो होता है। मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट है कि एम्प्लॉय जो है टाइम पे आना चाहिए, तो आपको क्या लगता है, यस या नो, तो उस हिसाब से आपको यस करना है। तो इस तरह से जो है इसमें जो रेटर होता है वो सिर्फ रिपोर्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, जो फाइनल एवेल्यूशन है वो इसमें एचआर ही करता है। ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें फायदे और नुकसान की बात की। फायदों में यही है कि बहुत इजी है, बहुत आसानी होती है और इसमें कोई ट्रेनिंग का भी कोई खास जरूरत नहीं है। फिर से डिसएडवांटेजेस वही है कि जो रेटिंग देने वाला है थोड़ा वो बाइस्ड हो सकता है, और ये जो है इसका मेन डिसएडवांटेज इसमें है। तीसरा आता है आपका फोर्स्ड चॉइस मेथड। इस मेथड में क्या होगा, द सीरीज ऑफ स्टेटमेंट अरेंज इन ब्लॉक्स ऑफ 2 और मोर आर गिवन एंड रेटर्स इंडिकेट विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। द रेटर इज फोर्स टू मेक ए चॉइस। तो इसमें जो रेटर्स है, मतलब इसमें क्या होगा कि आपके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट होगी, एक से ज्यादा स्टेटमेंट होगी, फिर आपको बोला जाएगा कि ये बात सच है कि गलत है। तो मतलब हमें एक तरह से फोर्स किया जा रहा है कि हमें या तो सच बोलना है या फिर हमें गलत बोलना है। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट डज एक्चुअल। तो इसमें वही हो रहा है कि जो रेटर है वो सिर्फ डेटा को इकट्ठा कर रहा है, जो फाइनल असेसमेंट है वो इसमें एचआर ही करेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दी जा रही है और फिर उसके हिसाब से हमें ट्रू या फॉल्स करना है। तो हमें या तो बोलना है ये सच है या फिर ये बोलना है कि ये गलत है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमें फोर्स कर रहा है कि या तो सही है गलत है। कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई बात आधी सही हो आधी गलत, तो उस तरीके का इसमें कोई ऑप्शन नहीं, हमें फोर्स किया जाता है कि हमें या तो सही या गलत इसमें से एक चीज को चुनना है। अगला आता है आपका फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होगा, हियर एम्प्लॉइज आर क्लस्टर्ड अराउंड अ हाई पॉइंट ऑन अ रेटिंग स्केल। Rater is compelled to distribute the employee on all points on the scale. It is assumed that performance is conform to normal distribution. तो सिंपल से डेफिनेशन इस मेथड की क्या होती है कि इसमें पहले से आपको प्री डिफाइंड कैटेगरीज आपको बनानी होती है। ठीक है, पहले से आपको बताना है कि ये हमारी कैटेगरीज है और उसके हिसाब से आप अपने जो एम्प्लॉयज है उनको उसमें रेटिंग देने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी बैंक ने बोला कि जो है AA रेटिंग एक अच्छी रेटिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो फिर बाद में आप परफॉर्मेंस चेक करोगे और उनकी जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आपने जो प्री डिफाइंड आपने क्राइटेरिया बनाया, जैसे मान लीजिए आपने बजट एक क्राइटेरिया बना लिया कि अगर आप ये बजट अचीव कर रहे हो तो आपको AA रेटिंग दिया जाएगा। तो इसमें आपने पहले से जो है
कुछ कैटेगरीज के हिसाब से आपको पहले से जो है चीज़ों को डिसाइड करना है और फिर बाद में जो रियल परफॉर्मेंस होगा आपके एम्प्लॉयज़ का उसको वहाँ पे एडजस्ट करना है। बिल्कुल अब ये वही है कि अगर मान लीजिए आपने पहले से बना लिया कि अगर आपने इस बार अपना बजट आपने सबका बजट रखा और आपने बोला कि अगर ये वाला बजट अचीव कर लिया तुमने तो तुम्हें डबल ए रेटिंग दिया जाएगा, अगर अचीव नहीं किया तो ए रेटिंग दिया जाएगा। तो पहले से आपने क्या किया, कैटेगरीज बना दी और जैसे ही एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस है उस कैटेगरीज के हिसाब से आपने उसको रेटिंग दे दी है। तो वो होता है हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अगला आता है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में क्या होता है एग्जैक्टली? सो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में एग्जैक्टली क्या होता है, दिस अप्रोच इज फोकस्ड ऑन सर्टेन क्रिटिकल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय दैट मेक ऑल डिफरेंस। तो मतलब कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर एम्प्लॉयज का क्रिटिकल बिहेवियर आप बोल सकते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है। मतलब जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मान लीजिए जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जिसको हर साल ट्रिपल ए रेटिंग मिलता है, ठीक है, और कोई बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है जिसको हर साल डबल बी जो है ऐसा रेटिंग मिलता है। तो क्या ऐसा क्रिटिकल बिहेवियर में डिफरेंस है जिसकी वजह से जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो इसमें बिहेवियर और जो इंसिडेंट है उसको स्टडी किया जाता है। और लिखा है सुपरवाइजर एज एंड मैन दे अकर रिकॉर्ड सच। तो इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है, जिससे आपको लगता है कि परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो इस चीज को नोटिस कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टाफ बहुत लेट जाता है, ठीक है, बहुत लेट जाता है ब्रांच में, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, ठीक है, या मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ इसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस बहुत खराब है, या ऐसा कोई इंसिडेंट जिसकी वजह से आपको लगता है कि इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उसको इसमें स्टडी किया जाता है। अगला आता है आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। आपको मालूम होगा कि जैसे आप लोग बैंकों में काम करते हो तो आपकी एक रिपोर्ट हर ब्रांच से जाती है आपके परफॉर्मेंस को लेके, आपके बिहेवियर उन सबको लेके, तो वो चीज होती है आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, मोस्टली यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये वाला जो मेथड है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज करता है इन ओल्डर जनरेशन वेयर द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट। तो पहले के जो डिपार्टमेंट होते थे, जो पुरानी जनरेशन के जो है ऑर्गेनाइजेशन है या आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे ये जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है ये वाला मेथड काफी यूज होता है। हेयर रिपोर्ट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपने साल भर में कैसा परफॉर्म किया, एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाई जाती है एंड में रिकॉर्ड रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग आइटम्स। इसमें आपका अटेंडेंस, एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, टीम वर्क कितना अच्छा किया, लीडरशिप क्वालिटी आप में कितनी अच्छी थी, कितना काम को लेके आपने इनिशिएटिव दिखाया, कितना टेक्निकल आप एबल है काम के लिए, रीजनिंग एबिलिटी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी कैसी। तो इन सब के हिसाब से आपको रेटिंग दी जाती है और वो आपको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की फॉर्म में उसको स्टोर करके रखा जाता है। पेन पोइट्रेट, तो ये वाला जो मेथड है ये ज्यादातर जो आर्मीज होते हैं ना वो इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो असेसर है, पिक्चर इन राइटिंग अबाउट द एसएससी। असेसर मतलब जो आपको असेसमेंट कर रहा है, जो देख रहा है कि आपने कैसा परफॉर्म किया, तो उसमें आपकी जो भी क्वालिटीज है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसको वो क्या करता है, पिक्चर की फॉर्म में लिख के जो है आपको बताता है, ठीक है। और वही है पेन पोर्ट्रेट। तो इसमें आपको लिख के आपको बताएगा, लिखा ना, पिक्चर्स इन राइटिंग अबाउट द एसएससी रिगार्डिंग हिज क्वालिटी, कैसे आपके अंदर क्वालिटीज है, कैसा आपने परफॉर्म किया, उन सबको लेके आपको लिख के इसमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये सारे आपके पास्ट ओरिएंटेड मेथड्स के इसमें हो गए। फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड्स में भी कुछ मेथड्स दिए गए। पहला आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें आपको बजट डिसाइड कर लिया जाएगा, ठीक है, और फिर देखा जाएगा कि आपको जो टारगेट दिया है, बजट दिया है, उसको आपने अचीव किया कि नहीं किया। और अगर मान लीजिए आप अचीव नहीं कर पाए तो जो कमियां रह गई तो क्या उसका रीजन है, तो वो सब इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट गुरु है आपके पेटर ड्रकर, उन्होंने जो है ये मेथड इस्तेमाल करने के लिए बोला है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किस तरीके से काम करता है, तो पहले में क्या होगा, पहले आपका गोल बनाया जाएगा, ठीक है, आपका गोल बनाया जाएगा, सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो मतलब इसमें जो भी आपका गोल बनाया गया तो इसमें बताया जाएगा कि कितना आपको परफॉर्म करना है, तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेटअप किया जाएगा। अगला आ जाएगा असेसी परफॉर्मेंस अचीव अगेंस्ट गोल सेट फॉर द एम्प्लॉय थ्रू फ्रीक्वेंट परफॉर्मेंस रिव्यू। तो आपको जो गोल बनाया गया और आपने जो परफॉर्म किया तो उसका रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया। आइडेंटिफाई रीजन फॉर शॉर्टफॉल एंड गिव। अगर मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस था, मतलब आपका टारगेट था, आपका बजट था, आपका गोल था 100 करोड़ और आपने सिर्फ 50 करोड़ अचीव किया, तो 50 करोड़ कम रह गया। तो जो कमी रह गई, जो शॉर्टफॉल होगी, उसका क्या रीजन है, उसका रीजन जानने की कोशिश की जाएगी और इंप्रूवमेंट के लिए फीडबैक मांगा जाएगा। एस्टैब्लिश न्यू गोल एंड न्यू स्ट्रेटेजी, फिर अगले साल के लिए आपके लिए एक नया गोल बनाया जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो यही आपका होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो सिंपल सा मेथड है, इसमें हमें एक गोल बनाया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि हमारे क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, मतलब हमारे लिए सेटअप किए जा रहे हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कि हमें इस तरीके से परफॉर्म करना है। अगर हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कुछ कमियां रहेगी, शॉर्टफॉल हो गया, जैसे 100 करोड़ का था, हमें परफॉर्मेंस के लिए बोला था कि 100 करोड़ का बजट अचीव करना, हमने सिर्फ 50 करोड़ ही किया, तो बाकी जो 50 करोड़ रह गया तो उसका रीजन पूछेंगे कि क्यों नहीं अचीव हो पाया और इंप्रूवमेंट के लिए क्या फीडबैक है, तो वो देने का काम भी इसमें किया जाता है और फिर नए साल के लिए एक नया गोल बनाया जाता है। तो वही होता है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सेकेंड मेथड है इसमें आपका असेसमेंट सेंटर अप्रोच मेथड।
तो असेसमेंट सेंटर अप्रोच मेथड में क्या इस्तेमाल किया जाता है? नेक्स्ट है असेसमेंट सेंटर अप्रोच मेथड। ये भी एक मेथड है जिससे आप अपना परफॉर्मेंस जो है मेजर कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय का। अंडर दिस मेथड मैनी इवेल्युएटर्स ज्वाइन टुगेदर टू जज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन सेवरल सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ वैरायटी। तो अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से जो है एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा तो उसको आप जज करते हैं, ठीक है। तो इसमें कई इवेल्युएटर्स मतलब कई सारे लोग मिलके जो है एक साथ उसको जज करते हैं, और इट इज यूज्ड मोस्टली टू हेल्प सेलेक्ट एम्प्लॉयज फॉर द फर्स्ट लेवल सुपरवाइजरी पोजीशन। तो ये जो मेथड है, इस मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट लेवल के सुपरवाइजरी पोजीशन के एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। और इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से आपका परफॉर्मेंस होगा उसको जज किया जाता है। इसमें कई सारे टेस्ट भी आपके किए जाते हैं, जैसे मतलब इसमें जो आपका असेसमेंट होगा ना, असेसमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ कपल ऑफ एम्प्लॉयज एंड इन्वॉल्व अ पेपर एंड पेंसिल टेस्ट। पेपर पेंसिल कोई टेस्ट हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, सिचुएशंस आपकी एक्सरसाइज कराई कि इस सिचुएशन में आप किस तरह से परफॉर्म करोगे, तो वो सारी चीजें आपके असेसमेंट सेंटर मेथड में की जाती है। जैसे इन बास्केट एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट को लेके कोई गेम्स खेला गया, रोल प्लेइंग हो गया, ठीक है। इस तरह के टेस्ट कराए जाते हैं ताकि जान सके कि आप किस तरह से परफॉर्म करोगे। तो इसमें जो एम्प्लॉय है उनको स्टडी किया जाता है, उनका एवेल्यूएशंस किया जाता है। इवेल्युएटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सपीरियंस मैनेजर्स विद प्रोवन एबिलिटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो इवेल्यूएशंस किया जाता है वो एक्सपीरियंस मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। तो एक्सपीरियंस मैनेजर्स को पता है कि इस स्थिति में किस तरह से परफॉर्म करना है, तो उनका रिस्पॉन्स देखा जाता है कि इस स्थिति में जो एम्प्लॉय है वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। और इसमें जो भी एम्प्लॉयज होते हैं ना उनको 4 कैटेगरीज दी जाती है, जैसे मोर देन एक्सेप्टेबल, लेस एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस तरह से जो है एक से ज्यादा कैटेगरीज दी जाती है, 1 to 4 मतलब 1 से 4 कैटेगरी, और उसमें जो है आपका इवेल्यूएशन किया जाता है। इंडिविजुअल को बताया जाता है कि आप एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है या बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, तो उस तरह से जो आपका इवेल्यूएशन किया जाता है। फिर लास्ट में एक समरी रिपोर्ट जो है रेडी की जाती है, और फिर आपको फेस टू फेस फीडबैक मतलब आपके सामने आपको बिठा के फीडबैक दिया जाता है कि आप इस चीज में अच्छे हैं, इस चीज में खराब है। तो वही होता है आपका ये असेसमेंट सेंटर मेथड, असेसमेंट सेंटर अप्रोच इवेल्यूएशन। तो इसमें एक से ज्यादा लोग मिलकर आपका इवेल्यूएशन कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन में आप कैसा परफॉर्म करोगे तो उसको जज किया जाता है इवेल्युएटर्स के द्वारा। इवेल्युएटर्स लोग काफी एक्सपीरियंस होते हैं, इसमें कई सारे मेथड्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो आपके बारे में जान सके। जैसे कोई टेस्ट कंडक्ट करा लिया, कोई आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया, ठीक है, या सिचुएशन कोई एक्सरसाइज करा ली कि इस सिचुएशन में आप किस तरह से परफॉर्म करोगे, इन बास्केट एक्सरसाइज। तो इस तरह के कई मेथड वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो एम्प्लॉयज है उनको एवेल्यूएट किया जाता है, अब अकेले भी और कलेक्टिवली मतलब ग्रुप के साथ भी उनको एवेल्यूएट किया जाता है कि एज ए ग्रुप आप कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर अकेले आप काम कर रहे हैं तो आप अकेले कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें आपको 4 कैटेगरी दी जाती है, मोर देन एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। लेस देन, मोर देन एक्सेप्टेबल, लेस देन एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल। तो 4 कैटेगरी में इसमें आपको जो स्कोरिंग दी जाती है, आपका एवेल्यूएशन किया जाता है, और फिर लास्ट में आपकी रिपोर्ट रेडी की जाती है, और फिर फेस टू फेस आपको फीडबैक भी दिया जाता है। सेम चीज इसका प्रोसेस कैसे होता है वही यहाँ पे बताया कि एक ग्रुप रेडी किया जाएगा, ठीक है, और फिर वहां पे सबको प्री डिफाइंड पोजीशन बताई जाएगी, फिर टास्क बताया जाएगा कि टास्क फोर्स है उनको इस तरह से जो है मतलब इस टीम को एवेल्यूएशन करना है। कोई एक्सरसाइज करा रही है जैसे सिमुलेशन गेम हो गया, इन बास्केट एक्सरसाइज, ताकि आप जो है अपने एम्प्लॉयज को समझ सको, पर्सनल इंटरव्यू भी करा सकते हो, कई सारे टेस्ट हैं जिनको आप कंडक्ट करा सकते हो। तो सेम चीज जो यहाँ पे ना उसी चीज को यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट हमारा टेक्निक है BARS। ये आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि BARS क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बताऊंगी BARS क्या होता है, फिर इसको हम लोग बुक से भी रीड करेंगे। देखिए BARS में क्या होगा, इस आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप लोग स्विगी से कुछ खाना ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, जोमेटो स्विगी से आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपसे बोला जाता है कि आप रेटिंग दो, 1 स्टार, 2 स्टार, 3, 4 या 5 स्टार। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो 5 स्टार देते हो। अगर आपको लगता है कि डिलीवरी पर्सन बहुत फ्रूडली बात कर रहा था और आपको बार बार फोन करके एड्रेस पूछ रहा था तो आप उसको 1 स्टार देते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एक तरह से आप उसकी रेटिंग दे रहे हो, ठीक है। तो आपका जो BARS में R था तो R स्टैंड्स फॉर रेटिंग, और रेटिंग किस तरह से होता है मैंने आपको ये स्विगी के एग्जांपल से बताया कि किस तरह से रेटिंग डिसाइड होती है, ठीक है। तो आपने 4 की रेटिंग दी, 5 की रेटिंग दी, तो रेटिंग का कंसेप्ट तो ये हो गया, ठीक है। तो रेटिंग आप लोग फ्लिपकार्ट से कुछ शॉपिंग करते हो तो वहां पे भी आपको ऑप्शन आता है ना कि कैसा आपको ड्रेस लगा, कपड़ा, अगर आपने कुछ खरीदा तो उसके लिए आप रेटिंग देते हो, ठीक है। तो रेटिंग का सिस्टम हमें समझ में आ गया। यहाँ पे कौन सी रेटिंग देनी है, हमें बिहेवियर को लेकर रेटिंग देनी है, ठीक है। अगर आप किसी के बिहेवियर को लेकर कोई रेटिंग दोगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका BARS। तो BARS किस तरीके से एग्जैक्टली काम करता है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि सर्विस इंडस्ट्रीज, जैसे मान लीजिए होटल की इंडस्ट्रीज है, आप वहाँ पे खाना खाने गए, ठीक है, तो वेटर ने आपको खाना ना दिया, उसका बिहेवियर आपको कैसा लगा, ठीक है, तो उसके लिए आपने एक रेटिंग दे दी।
अगर आपको उसको बिहेवियर बहुत अच्छा लगा तो आपने उसको 5 रेटिंग दी, या आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने 3 रेटिंग दी। या फिर आप किसी ऐसी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे कस्टमर सर्विस बहुत क्विक दी जा रही है, बहुत अच्छी दी जा रही है, तो इसमें होता क्या है कि बिहेवियर, ये जो आपका स्कीम है BARS जो टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि पहले से बोल दिया जाता है। अगर मान लीजिए हम स्विगी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो स्विगी वाली कंपनी ने अगर BARS बना रखा होता तो उसने मान लीजिए 5 रेटिंग स्केल्स दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये तो कस्टमर की रेटिंग है। अगर मान लीजिए स्विगी कंपनी खुद भी जो है अपने जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, उनको रेटिंग देगी, तो वो कैसे देगी? 1 2 3 4 5 रेटिंग देगी। और 1 किसको देगी? ऐसे कस्टमर्स को जो कि बिल्कुल भी, मतलब जो जब भी किसी कस्टमर ऐसे हमारे स्टाफ स्विगी के डिलीवरी बॉयज आप बोल सकते हैं, जो कस्टमर के घर जब भी जाते हैं तो उसको कॉल करते हैं, मतलब उनको डिस्टर्ब करना हुआ ना, क्योंकि सारा एड्रेस तो लिखा है, उसके बावजूद भी आपको कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप लोग कहाँ रह रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई हरकत कर रहा है डिलीवरी बॉय, तो उसको 1 रेटिंग मिलेगा, ठीक है। 2 रेटिंग किसको मिलेगा? जो कॉल तो नहीं कर रहा, मतलब ये 1 रेटिंग उसको मिल रहा है जो बार बार कॉल कर रहा है, 2 बार 3 बार कि मैं यहाँ पहुंच गया, बताओ कहाँ आना है कहाँ आना है, ठीक है। तो वो जो 2 या 3 बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा है, 2 रेटिंग उसको मिलेगी जो कि कॉल तो कर रहा है लेकिन उसने 1 बार कॉल की। 3 रेटिंग किसको मिलेगी? जो कॉल कर ही नहीं रहा, बिल्कुल भी फोन नहीं कर रहा, सीधे आपके एड्रेस पे पहुंच गया। 4 रेटिंग किसको मिलेगी? 4 रेटिंग जो आपके एड्रेस पे पहुंच गया, प्लस आपको उसने सर्विस बहुत क्विक दी, मतलब जो टाइम होता है जैसे 20 मिनट 25 मिनट, तो टाइम के अंदर आपको डिलीवर कर दिया। और 5 रेटिंग जो कि सबसे बेस्ट रेटिंग है, ये किसको मिलेगी? कि आप सीधे एड्रेस पे पहुंच गए, प्लस आपने क्विक डिलीवरी दी, प्लस आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव था कि कस्टमर ने स्पेशली मैसेज करके बोला कि उसका बहुत अच्छा और पोलाइट बिहेवियर था, ठीक है। तो इस तरह से पहले से रेटिंग के स्केल्स जो है आपने डिसाइड कर लिए। ये डिसाइड किस बेसिस पे किए जाते हैं? तो जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, जिन्होंने काम किया होता है, तो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे सब चीजें डिसाइड की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि 1 रेटिंग किसको मिलनी चाहिए, 2 किसको, 3 किसको, 4 किसको, 5 किसको। तो जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस स्टाफ के हिसाब से आपने 1 2 3 4 5 रेटिंग का काम बना लिया। प्लस कोई चीज जैसे अगर हमें कुछ डाउट होता है तो हम क्या करते हैं? एक से पूछ लेते हैं, फिर साथ में वही क्वेश्चन किसी और से भी पूछते हैं, ताकि जो डाउट में थोड़ा बहुत डाउट, जो भी हमारा डाउट था उसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत डाउट रह जाए तो वो भी हमारा क्लियर हो जाता है। तो सेम वैसे यहाँ पे भी होता है कि एक कुछ एक्सपीरियंस लोगों का ग्रुप बनाया है, जिसको आप ग्रुप 1 बोल लीजिए, उनसे ये रेटिंग स्केल बनवा ली, ठीक है। उन्होंने बोला कि 1 रेटिंग उसको देनी चाहिए जो बार बार कॉल कर रहा है, 2 उसको देनी चाहिए जो एक ही बार कॉल कर रहा है, 3 उसको देनी चाहिए जो सीधे एड्रेस पे पहुंच रहा है, कॉल ही नहीं कर रहा, 4 उसको देनी चाहिए जो एड्रेस पे पहुंच रहा है प्लस बहुत क्विक कम टाइम में, और 5 रेटिंग उसको मिलनी चाहिए जो एड्रेस पे सीधे पहुंच जाता है बिना कॉल किए, बहुत क्विक जल्दी पहुंच जाता है, प्लस उसका बिहेवियर बहुत अच्छा बिहेवियर है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस दी है, उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव बिहेवियर था। तो ये एक एक्सपीरियंस ग्रुप वाले से मिलके जो है ये रेटिंग आपने बना ली, ठीक है, स्विगी कंपनी ने ये रेटिंग बना ली। अब अगले में क्या होगा, क्योंकि जब कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड होते हैं ना, उसको लॉन्ग टर्म तक चलाना है, ऐसा नहीं कि ये रेटिंग बना ली तो ये इस साल चलेगा, स्विगी अब इस साल इसको अगले साल इस्तेमाल नहीं करेगी। तो हो सकता है कि स्विगी कंपनी आगे 50 साल तक चले, 60 साल, तो ये वाले जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बिहेवियर है ये वहां पे रहेंगे। बस फर्क इतना है कि टाइम के साथ कुछ अमेंडमेंट हुआ तो वो उसमें बदलाव होता रहेगा, बट ये जो है स्किल्स एज इट इज रहेंगे। तो इसीलिए कोई भी काम हो उसको हमें अच्छे से डबल कंफर्म करना जरूरी है। तो ये जो ग्रुप 1 की बात पे पूरा रेटिंग स्केल बनाया गया। एक और ग्रुप जिसको काम की नॉलेज है, जिन्होंने काम किया होगा, ठीक है, तो जिनको नॉलेज है इनकी, उस ग्रुप से इस बात को कंफर्म कराया जाएगा कि पहले ग्रुप में ऐसा ऐसा रेटिंग दिया तो आपका क्या है। ग्रुप 2 भी अगर कंफर्म करेगा, ग्रुप 2 में अगर 50 से 70 लोगों ने कंफर्म कर दिया, ठीक है, हर इंसिडेंट को पूछा जाएगा, और हर इंसिडेंट को अगर 50 से 70 लोगों ने कंफर्म कर दिया तो उसको फाइनल मान लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रेटिंग स्केल्स काम करता है। अब क्या होगा कि जो कंपनी जो रेटिंग देगी, इसमें रेटिंग कौन देगी? कंपनी देगी, ठीक है। तो इसमें कंपनी जो रेटिंग दे रही है वो इस हिसाब से देगी, वो देखेगी कि कितने ऐसे स्टाफ है हमारे डिलीवरी बॉय है जिन्होंने 2 3 बार कॉल करके हमारे कस्टमर को डिस्टर्ब किया, तो उसको 1 रेटिंग देगी कंपनी, ठीक है। तो ये उनके बिहेवियर को मेजर करने के काम आता है, और रेटिंग देके आप पता करते हैं। 5 मतलब एक एक्सेलेंट बिहेवियर है, 1 मतलब बहुत पुअर बिहेवियर है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो बार्स को जो टेक्निक है आप पूरा एक तरह से समझ गए होंगे। ये एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से कंपनी अपने जो एम्प्लॉय है उनके बिहेवियर को रेटिंग देती है, मतलब हमारे एम्प्लॉय कितना अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो उसको रेटिंग दिया जाता है स्केल की हेल्प से। इसमें 5 स्केल 10 स्केल अपने हिसाब से कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीजें बनाई जा रही है तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट, मतलब ये 1 बार कॉल करना, 2 बार कॉल, ये सब क्या है, इसको बोला जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट, ठीक है। ऐसी चीजें जिनसे इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर को, तो क्रिटिकल इंसिडेंट। अब कस्टमर को 2 बार या 3 बार कॉल आएगी या उसको क्विक डिलीवरी आएगी तो कस्टमर को इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो इसको बोला जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट। तो क्रिटिकल इंसिडेंट के हिसाब से क्लस्टर बनाया जा रहा है, जो 1 2 3 4 5 है, क्लस्टर फॉर्म किया जा रहा है। क्लस्टर मतलब एक क्लस्टर में ये चीज आ जाएगी, जैसे एक क्लस्टर में एड्रेस, क्विक डिलीवरी और बिहेवियर पूरा क्लस्टर हो गया, ठीक है। तो इसको रेटिंग 5 दिया गया। तो इसमें क्लस्टर बनाया जाता है क्विक आपके क्रिटिकल इंसिडेंट के हिसाब से। एक ग्रुप जो है इसको वेरीफाई करता है, प्लस साथ में रिकन्फर्म के लिए दूसरा ग्रुप होता है। अगर दूसरा ग्रुप इस क्लस्टर को
50 से मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रुप में 100% लोग बात मानेंगे, उसमें से अगर 50 से 70% लोग भी कंफर्म करते हैं तो उस क्रिटिकल इंसिडेंट को मान लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से रेटिंग देने का एक तरीका है। तो अब अभी तक आप लोग जो है बार्स को पूरा टॉपिक को समझ चुके होंगे। अब इसको हम लोग बुक से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी एक मॉडर्न टेक्निक है, काफी मॉडर्न टेक्निक है, जिससे जो है हम अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस बिहेवियर को जो है समझ सकते हैं। तो मेनली ये किस काम आता है, उनका बिहेवियर कैसा है, आपके स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, तो बिहेवियर जानने के काम आता है। ठीक है, कितना अच्छा उनको रेटिंग दिया जाएगा बिहेवियर के आधार पे, उस हिसाब से ही होता है। इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहले में जनरेट क्रिटिकल इंसिडेंट, जैसे मैंने बताया ना कि कॉल कर रहा है, 3 बार कॉल कर रहा है, सीधे कोई पहुंच गया एड्रेस पे, तो वो सब इंसिडेंट होते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्रिटिकल इंसिडेंट को जनरेट किया जाएगा। पर्सन विद नॉलेज ऑफ जॉब, तो ऐसा पर्सन जिसको जॉब का नॉलेज है, तो उससे पूछा जाएगा कि क्या क्या क्रिटिकल इंसिडेंट हो सकते हैं, जिसको आप बोलोगे कि ये इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव बिहेवियर है। ठीक है, तो जो लोग काम करते हैं उनको मालूम है कि हाँ कौन कौन से इंसिडेंट है और ये इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव। दूसरे में क्या होगा, डेवलप परफॉर्मेंस डायमेंशन। द पीपल देन डिवाइड दैट इंसिडेंट, तो जो भी क्रिटिकल इंसिडेंट है उसको 5 या 10 इस तरह से क्लस्टर में आप उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और हर क्लस्टर को प्रॉपर्ली डिफाइन करोगे। तीसरे में क्या होगा, रीअलोकेट इंसिडेंट। तो पहले ग्रुप से तो आपने क्लस्टर बना के उसको डिवाइड करा है, दूसरे वाला जो ग्रुप होगा, दिस क्लस्टर critical incident are then reallocated to any other group of people who know the role। तो कोई दूसरा पर्सन जो कि उस काम को जानता है, तो उसको आप बोलोगे कि इस क्लस्टर के बारे में तुम्हें क्या लगता है। ठीक है, दे आर गिवन द क्लस्टर डेफिनेशन एंड आस्क्ड टू रिडिजाइन ईच इंसिडेंट। तो बोला जाएगा कि हर इंसिडेंट को क्लस्टर के हिसाब से आप बताओ कि ये इंसिडेंट कौन सा क्लस्टर में आना चाहिए। किसी भी इंसिडेंट को क्लस्टर में कब रखा जाएगा, अगर पुराने ग्रुप ने, अगर नए ग्रुप के 50 से 70% को पुराने नए ग्रुप ने एक्सेप्ट कर लिया, इस ग्रुप ने भी उसी क्लस्टर में रखा किसी इंसिडेंट को, मतलब जैसे इंसिडेंट मतलब जैसे ये हो गया ना, जैसे मैंने आपको बताया रेटिंग 5, तो इसमें क्या क्या इंसिडेंट है, क्विक सर्विस ये एक इंसिडेंट है, ये पॉजिटिव इंसिडेंट है, बिहेवियर, एड्रेस। ठीक है, तो ये पूरा क्लस्टर हो गया। तो बोल रहा है कि ये जो क्लस्टर रखा है, इस इंसिडेंट को इस क्लस्टर में रखा गया ग्रुप 5 वाले के। तो अगर नया वाला ग्रुप भी बोलता है कि हाँ रेटिंग 5 उसी को मिलनी चाहिए जिसका एड्रेस क्विक और ये 3 इंसिडेंट मैच करते हैं, तो उस अगर 50 से 70% लोगों ने कंफर्म किया तो हम उसको उसी क्लस्टर में रखेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए हो रहा है ताकि हमने जो रेटिंग स्केल बनाई वो ज्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है, तो ये दूसरा ग्रुप कौन होगा, जिसको काम का नॉलेज होगा, और उसने अगर बोला कि इस इंसिडेंट को इस क्लस्टर में रखना है, 50 से 70% लोगों ने कंफर्म किया, तो उसको हम लोग रख लेते हैं, उसी वाले क्लस्टर में रख लेते हैं। फिर अगले में आएगा स्केल ऑफ इंसिडेंट। द सेकंड ग्रुप इज जनरली आस्क्ड टू रेट ऑन गिवन स्केल्स। फिर जो स्केल है, जो भी आपके क्लस्टर है, उसको बोला जाएगा कि इस क्लस्टर आपने क्लस्टर में तो रखा है, प्लस क्या आप इसको इस वाले रेटिंग में देना चाहेंगे, 5 देना चाहेंगे, 4 देना चाहेंगे, वो उनसे पूछा जाएगा। डेवलप फाइनल इंस्ट्रूमेंट, अ सबसेट ऑफ इंसिडेंट, जैसे 6 या 7 पर क्लस्टर, आप मतलब एक क्लस्टर में आपके सबसेट ऑफ इंसिडेंट यूजुअली 6 to 7, मतलब एक क्लस्टर में आपके 6 से 7 इंसिडेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना कि स्विगी वाला, तो इस क्लस्टर में आपके 3 इंसिडेंट है, इस वाले में 2 है, इस वाले में 1 है, इसमें 1 है। तो बोल रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि एक क्लस्टर में 6 से 7 इंसिडेंट रख सकते हैं, जिसको बिहेवियर एंकर बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। इस टेक्निक के फायदे क्या है, फायदे है कि काफी एक्यूरेट जजमेंट हो जाता है, मतलब एक्यूरेटली हमें बिहेवियर के बारे में पता लग जाता है, स्टैंडर्ड काफी क्लियर कट होते हैं, और अच्छा फीडबैक भी इसमें मिलता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब इसमें प्रॉपर जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो जैसे हमारे यहाँ पे स्विगी के डिलीवरी बॉय, तो उनको पता लग जाएगा कि हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से अप्रेजल मिल जाता है अलॉन्ग विद फीडबैक। मेक द डायमेंशन मोर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड इट प्रोवाइड इंडिपेंडेंस। तो जो रेटर है वो काफी इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी पे डिपेंडेंसी आ रही है, आपको 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, वो सब चीजें आपस में इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। यही फायदा आपके BRS रेटिंग का। आई होप ये वाला टॉपिक आपका इसमें क्लियर इसमें हो गया होगा। तो सिंपल से इसमें क्या हो रहा है कि ऑलरेडी कुछ हमारे इंसिडेंट है। इंसिडेंट क्या है कि आप बहुत पोलाइट बिहेव करते हैं। जैसे हमने अगर स्विगी की बात की, तो स्विगी में जो डिलीवरी बॉय है उनके परफॉर्मेंस को मापने के लिए हम क्या इंसिडेंट रख सकते हैं कि वो काफी मतलब बिना कॉल किए कस्टमर के घर पहुंच जाता है, ये एक इंसिडेंट है। ठीक है, या उसको बार बार मैसेज कर रहा है, ये दूसरा इंसिडेंट है। तीसरा इंसिडेंट क्या हो सकता है, इंसिडेंट आपके इफेक्टिव भी हो सकता है, इनइफेक्टिव। अच्छे इफेक्टिव मतलब क्विक डिलीवरी, इनइफेक्टिव मतलब बार बार कॉल करना, बार बार मैसेजेस करके एड्रेस पूछना, ये इनइफेक्टिव है। तो ऑलरेडी जिसको नॉलेज है उनको उनसे पूछा जाता है कि क्या क्या इंसिडेंट है, उनके बारे में बात करूं। ठीक है, फिर हम इंसिडेंट के हिसाब से क्लस्टर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक क्लस्टर बनाया, उसमें 3 इंसिडेंट आपने रख दिए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, एक क्लस्टर में आपका एड्रेस पूछना, नहीं पूछना, क्विक डिलीवर देना प्लस फेवर, ये क्लस्टर हो गया। तो बोल रहा कि फिर हम क्लस्टर फॉर्म करेंगे। ठीक है, ग्रुप ने जो इन्फॉर्मेशन दी, फिर क्लस्टर फॉर्म करेंगे और क्लस्टर को अच्छे से हम डिफाइन करेंगे। फिर जो भी हमने क्लस्टर बनाए हैं उस चीज को हम दूसरे ग्रुप को रीअलोकेट करेंगे, वही इंसिडेंट, और फिर उनको देखेंगे कि क्या वो इस इंसिडेंट को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। अगर 50 से 70% लोगों ने एक्सेप्ट किया तो हम उस इंसिडेंट को उसी क्लस्टर में रखते हैं, जैसा कि पहले ग्रुप ने रखा था। फिर अगले वाले में क्या होगा कि उसको हम रेटिंग देंगे, जो हमने क्लस्टर बनाया उसको रेटिंग देंगे। जैसे क्लस्टर 5 में आप 5 रेटिंग दे रहे हैं, इस वाले में 4 रेटिंग दे रहे हैं, तो हर क्लस्टर को रेटिंग दी जाएगी। लास्ट में
इंसिडेंट जैसे आपके 6 से 7 पर क्लस्टर, मतलब एक क्लस्टर में आप 6 से 7 इंसिडेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइनल इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से आपका BAR यानी कि बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल्स काम करते हैं। तो इसमें आपके बिहेवियर को लेकर रेटिंग दी जाती है। अगर आप बहुत अच्छा बिहेव करें तो आपको रेट 5 मिलेगा, बहुत खराब आपका बिहेवियर तो रेट 4 मिलेगा। बट किसको अच्छा है खराब बिहेवियर बोला जाएगा वो आपके इंसिडेंट पर डिपेंड करेगा, और इंसिडेंट को मिला के आपका एक क्लस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक क्लस्टर में 4 से 5 इंसिडेंट आपने रख लिए या 6 से 7 रख लिए, और हर क्लस्टर को रेटिंग दी जाती है। तो इससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। इसके साथ ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरियाज क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। की रिजल्ट एरियाज आर सेट ऑफ एक्टिविटीज डिराइव्ड आउट ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। तो ये मतलब हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है कौन, KRA। KRA रेफर्स टू जनरल एरिया ऑफ आउटकम्स और आउटपुट फॉर विच डिपार्टमेंट रोल इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब KRA क्या होता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये हमारा आउटपुट होता है जो जिसके लिए हमारा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए कोई एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसका KRA अलग होगा, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया मतलब आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या है आपके डिपार्टमेंट में, तो वही आपका KRA होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए किसी ब्रांच में आप अकाउंटेंट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, तो आपके KRA में होगा कि आपको अकाउंट ओपनिंग करनी, ये आपका एक KRA हो गया, ठीक है। अगला होगा कि आपको इतने करंट अकाउंट ओपन करने, मान लीजिए आपका साल भर का टारगेट रख दिया कि आपको साल में 100 करंट अकाउंट का टारगेट है। फिर आपकी गवर्नमेंट की जो स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जीवन ज्योति, उसकी भी कोई टारगेट रख दिया कि आपको 1000 जो है फॉर्म्स खुलवाने, तो ये सारा आपके KRA में आ जाएगा। या फिर आपका कुछ और KRA के तौर पे रखा कि आपको ब्रांच का इतना बजट अचीव करना है, सेविंग बैंक इतना अचीव करना है, FD आपको इतने तक की खुलवानी, तो ये सारा आपका की रिस्पॉन्सिबल एरिया मतलब जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वही होता है आपका KRA, ठीक है। मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल से भी बता दिया किसी भी अकाउंटेंट का जो KRA है वो किस तरीके से हो सकता है। और इसमें क्या होगा, द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट प्लान हैज टू कंपोनेंट पार्ट्स, द परफॉर्मेंस प्लान एंड इज रिलेटेड टू। तो इसमें आपका परफॉर्मेंस प्लान होता है कि आपको किस तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्ट बाय द मैनेजर एंड एम्प्लॉय टुगेदर फोकसिंग ऑन प्रायोरिटी। तो परफॉर्मेंस प्लान में क्या होगा कि मैनेजर और एम्प्लॉय मिलकर जो है परफॉर्मेंस प्लान को बनाते हैं। इसमें आपकी प्रायोरिटी को सेट किया जाता है कि किस चीज में आपको पहले प्रायोरिटी दिखानी है। इसमें 4 चीजें होंगी, जो आपका परफॉर्मेंस प्लान है ना उसमें 4 चीजें होंगी। पहला एग्री अपॉन की रिजल्ट एरियाज, तो पहले जो अकाउंटेंट है उसको ये सब टारगेट दिया मैनेजर ने तो उसको पहले एग्री होना पड़ेगा। सेकंड एग्री अपॉन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, आपको किस तरह से परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी उसको एग्री होना पड़ेगा। तीसरा एग्री अपॉन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड एसोसिएट परफॉर्मेंस टारगेट, तो आपको जो टारगेट दिया गया परफॉर्मेंस के लिए तो उसके लिए एग्री होना पड़ेगा। लास्ट होगा एग्री अपॉन एक्शन प्लान, तो जो एक्शन प्लान बनाया गया कि ये टारगेट है ये अचीव करना है तो क्या एक्शन प्लान है, तो एक्शन प्लान के लिए भी एग्री होना पड़ेगा। तो 4 स्टेप में जो है ये काम करता है। और अगला जो आपका टॉपिक है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ह्यूमन रिसोर्स कौन होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है उनको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। तो उनको आप डेवलप कैसे करोगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करोगे, वही होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें लिखा है द पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज टू इनहांस द एफिशिएंसीज ऑफ इंडिविजुअल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, ठीक है। इंडिविजुअल्स ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन में बाकी जो लोग हैं उन सबको ट्रेनिंग देना, ठीक है। उनको करियर एडवांसमेंट के लिए इनिशिएटिव लेना ताकि उनकी स्किल्स को जो है इंप्रूव किया जाए, उस सबको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब हर साल आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी मान लीजिए आप स्केल 1 से स्केल 2 प्रमोट कर गए तो आपको फिर से ट्रेनिंग मिलेगी ताकि आपकी स्किल्स को बढ़ाया जाए, ताकि आप इस जो प्रमोटेड जॉब है उसको कर पाए। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या है कि जो भी स्टाफ है उसको डेवलप करते रहना, उसको स्किल्स को बढ़ाते रहना, तो वो सारा हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आ जाएगा। फिर अगला ऐसा बोला बेनिफिट, तो ह्यूमन रिसोर्स को आप डेवलप करोगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो यहाँ पे बेनिफिट्स की बात की गई है कुछ, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जिसको आप HRD बोलते हैं, तो इससे जो लोग हैं काफी कैपेबल बन जाते हैं। जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी नई नई स्किल्स नॉलेज एटीट्यूड को जो है बढ़ावा मिलता है। फिर लोग अपने काम में काफी इंगेज होते हैं, मतलब काफी मन लगा के वो अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो है उनको असिस्टेंट करोगे ना, उनको आप सपोर्ट दोगे, तो एक ट्रस्ट का रिस्पेक्ट का कल्चर आता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सबको नॉलेज है, उनके ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है उनको स्किल्स को बढ़ाने के लिए, तो ट्रस्ट वाली रिस्पेक्ट वाली फीलिंग उनको आती है। विद असिस्टेंट ऑफ HRD एंड एक्सेप्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज, तो चेंज वाला एटीट्यूड भी आप डेवलप कर सकते हैं। इट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय प्रोग्रेस, तो जो एम्प्लॉय है उसको आप ओवरऑल प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसको उनको उनको जो है आगे काम को लेकर और आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक एफिशिएंसी कल्चर आता है, मतलब लोग अपने काम को लेकर काफी एफिशिएंट होंगे, एफिशिएंट वे में काम करेंगे, तो उस चीज को बढ़ावा इसमें मिलता है।
इसमें जो मेंबर्स है स्टाफ मेंबर उनका भी काफी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। व्हेन दे डू अ गुड जॉब, जब वो अच्छा काम करते हैं, वर्कर्स हैव अ सेंस ऑफ प्राइड एंड सेंस ऑफ हैविंग अ, तो उनको फील होता है कि हाँ कुछ प्राइड है, उन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया। तो इन सभी कारणों की वजह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जरूरी है। ये सारे उसके फायदे इसमें हो गए। टाइप्स क्या है, कितना टाइप का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स टिपिकली स्टार्ट्स, तो जैसे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो उस दिन से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है एंड कंटिन्यू फॉर एज लॉन्ग एज एम्प्लॉय। तो जब तक, अब मान लीजिए किसी ने 25 के एज में बैंक ज्वाइन किया, तो जब तक वो 60 तक नहीं होगा, जब तक वो रिटायर नहीं होगा, तब तक एक ये मतलब ये डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। तो जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहोगे तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहेगा। कितने तरीकों से किया जाता है, तो कई मेथड्स है जिससे आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अगला है आपका वर्क शेडोइंग। तो इन दो मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा, इसमें जब आप काम कर रहे हैं ना तो आपको साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भी रिक्वायर्ड फॉर वर्कर्स इवन दो दे आर फैमिलियर विद फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ देयर पोजीशन। द ट्रेनिंग में कवर स्पेसिफिक एज विच फॉर्म्स टू यूज वेयर मटेरियल आर हाउस्ड एंड हाउ टू असेस कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉय है वो काम भी कर रहे हैं और साथ साथ उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जो भी काम वो कर रहे हैं उसको वो एफिशिएंट वे में कर सके। दूसरा आता है वर्क शेडोइंग। ये मेथड दूसरा है जिससे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं स्टाफ का। इस मेथड में क्या होगा, एम्प्लॉय वॉचेस अनदर एम्प्लॉय परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ देयर जॉब इन ऑर्डर टू एक्वायर नेसेसरी। अब मान लीजिए इसमें आपका एक सीनियर है, वो काम कर रहा है, ठीक है, और आपको बोलेगा कि आप अच्छे से देखो मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कल आपको इसी सीट पे बैठ के काम करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वर्क शेडोइंग में आप देख रहे हो, देख के सीख रहे हो। इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय दूसरे वाले को देखेगा, देख के सीखोगे कि कैसे आपको काम करना है। तो वही होता है आपका वर्क शेडोइंग। तो दो ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और वर्क शेडोइंग में आप क्या कर रहे हैं, अपने सीनियर को काम करते हुए देख रहे हैं और उनसे आप सीख रहे हैं। जैसे आप नए नए ज्वाइन करते हैं तो शायद पहले 1 या 2 दिन आप काम ना करें, 1-2 दिन आप दूसरों को देखें कि काम वो कैसे कर रहे हैं। तो वही मेथड होता है आपका वर्क शेड्यूलिंग। तो आप जो देख रहे हैं ना उसमें भी आप सीख रहे हैं, तो इसीलिए आपका डेवलपमेंट करता है। एक और आपकी ग्रोथ होती है, वो होती है आपकी इंटेलेक्चुअल या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ, विच कैन टेक द फॉर्म ऑफ अटेंडिंग क्लासेस एट अ यूनिवर्सिटी। जैसे आपने कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर दिया, ठीक है, आपने कोई प्रोग्राम अटेंड किया, जैसे आप लोग जेबी सीआईबी ये सब क्लियर करते हो, तो ये सब क्या है, इससे आपकी इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है। तो इसीलिए ये ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आपकी जो बैंक है इसके लिए भी आपको इंक्रीमेंट देती है। कोई आपने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अटेंड किए, ठीक है, यूनिवर्सिटी में कोई क्लास थी उसको अटेंड किया, तो ये भी एक तरीका है जिससे आप अपनी इंटेलेक्चुअल या प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकते हो। तो इतने सारे टाइप से हम, इतने सारे तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर अगला हेडिंग हमारा मैनेजिंग डिफरेंट जनरेशन। जैसे बैंक होता है, 3 जनरेशन है, एक्स वाई जेड। एक्स कौन सी है, थोड़ी पुरानी जनरेशन, 1980 से पहले, ठीक है। वाई जनरेशन कौन सी, 1980 से 1995 तक, ठीक है, 1982 95। जेड जनरेशन कौन सी, 1985 से लेके अभी रिसेंट की जो जनरेशन है। तो मतलब बिल्कुल जो यंग जनरेशन है वो जेड है, मिडल आप बोल सकते हैं वो है वाई, और एक्स मतलब पुरानी ओल्ड जनरेशन के जो लोग हैं। तो अलग अलग जनरेशन लोग बैंकों में काम करते हैं। कोई भी ब्रांच है वहां पे आपको 40 साल का पर्सन भी काम करते मिलेगा, जिसने अभी ज्वाइन किया 25 का भी मिलेगा। आपका ब्रांच मैनेजर शायद 65 का 55 का हो, ठीक है। तो हर जनरेशन के लोग एक साथ काम करते हैं। तो बोलते हैं ना कि जनरेशन गैप, तो वो गैप आता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है तो उसकी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अलग अलग जनरेशन के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे, अब मान लीजिए 55 साल का जो क्लर्क है मान लीजिए ब्रांच में काम कर रहा है, और 25 साल का मान लीजिए ब्रांच में कोई दूसरा स्टाफ काम कर रहा है, तो इनकी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। ये बहुत सी चीज़ों को बहुत कूल वे में, बहुत मजाक में लेगा, बट ये उस चीज़ को शायद सीरियस में भी ले ले, ठीक है। ये चाहेगा कि काफी रिस्पेक्टफुल वे में बात करे, बट इसका जो बात करने का तरीका है वो बहुत नॉर्मल होगा, जैसे आजकल बच्चों का रहता है। तो एक गैप सा आ जाता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वेवलेंथ लोग दोस्त कैसे बनाते हैं, वेवलेंथ उनकी मैच करती है, थिंकिंग मैच करती है। तो अलग अलग जनरेशन की वेवलेंथ भी अलग होती है, वो मैच नहीं कर पाती। इसी वजह से प्रॉब्लम्स बैंकों में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे मिला है, यहाँ पे आपको बार बार ये टर्म्स देखने को मिलेंगी, मिलेनियल्स, बॉसेस। मिलेनियल्स मतलब नए नए जिन्होंने अभी भी बैंक ज्वाइन किया, बॉसेस मतलब जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं। तो लोग जो होता है उनका व्यू अलग अलग होता है, पीपल जो है उनका व्यू चीजों को देखने का अलग अलग होता है। दिस मिस अंडरस्टैंडिंग कैन बी अवॉइडेड। तो बोल रहा है कि अलग अलग जनरेशन के लोग हैं, नए नए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, बॉसेस जो पहले से काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है क्योंकि लोगों का व्यू पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है जनरेशन की जो है उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, तो 5 तरीके यहाँ पे बताए हैं। 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वर्किंग एज वेल एज एम्प्लॉय ऑफ वेरिंग एज इन। तो वर्क प्लेस में अलग अलग एज के जो लोग काम करते हैं उनको 5 तरीके यूज करने चाहिए, 5 प्रैक्टिस जिससे ये जो जनरेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर किया जाए,
तो पहला है डोंट मेक अजम्पशन, मतलब पहले से आप अजम्पशन मत बना लीजिए, ठीक है। डोंट मेक एनी अजम्पशन, इट इज सेड दैट मिलियनर्स, मतलब जिन्होंने अभी भी नया नया ज्वाइन किया बैंक को, तो उनको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आती है। एम्प्लॉयर कैन काउंट ऑन बेबी boomers टू devote एम्प्लॉयज, जनरेशन एक्स आर साइनिकल्स, ट्रेडिशनल्स आर नॉन फॉर देयर थ्रिफ्टनेस, मे बी इट, बोल रहा है कि जो अभी भी नए नए लोग ज्वाइन किए तो उनको टेक्नोलॉजी बहुत आती है, जो बहुत पुराने जनरेशन के लोग हैं उनको ये चीज आती है। तो मतलब आप कुछ भी चीजों को लेकर अज्यूम मत कीजिए, पहले से कुछ भी अज्यूम मत कीजिए। अब कोई नया बंदा ज्वाइन कर रहा है आपकी ब्रांच में, ठीक है, मान लीजिए उसकी एज बहुत कम है, 25 साल, तो उसको लेकर आप अलग तरह से एजम्पशन मत कीजिए। या कोई आपकी ब्रांच में कोई ऐसा पर्सन ज्वाइन कर रहा है जिसका एज 50 ईयर्स है, तो उसको लेकर आप अलग तरह से एजम्पशन मत कीजिए। तो इसमें बोला है कि हमें किसी टाइप की एजम्पशन नहीं करनी है। सेकेंड, अवॉइड यूजिंग लेबल्स इवन इफ योर इंटेंशन। तो कई बार क्या होता है कि हमारा इंटेंशन अच्छा होता है, बट हम क्या करते हैं, गलती से, बोलता है ना कि हमारा इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, पर गलती से हम किसी को हर्ट कर जाते हैं। तो वही इसमें बोला है, अवॉइड यूजिंग लेबल्स इवन इफ योर इंटेंशन आर गुड, अगर आपका इंटेंशन अच्छा भी है। यूजिंग जनरेशन डेजिग्नेशन पुट्स यूर डेंजर ऑफ अलर्ट, तो बोल रहा है कि अगर आपने कुछ इस तरह से चीजों को बोला तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि को वर्कर्स को बुरा भी लग सकता है, भले आपके इंटेंशन कितने भी अच्छे। उसको आप एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड बाय टेक्नोलॉजी स्टार्टअप दैट रिसेंटली फिल्ड अप पोजीशन। तो एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिसमें सारी चीजें जो है, मतलब अभी नई नई ओपन हुई है, और वहां पे एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक्स को एम्प्लॉय किया गया, ठीक है, वो नया अभी। एक्स इन द कोर्स ऑफ एक्सटेंडेड warm welcome to the newest member of the team state that due to fact that the new employee is a millennial, she may bring a fresh viewpoint to the work that team is currently performing. He mean to offer praises to new employee, but तो बोल रहा है कि मिस्टर एक्स को एम्प्लॉय किया गया, मतलब ज्वाइन कराया गया, ठीक है। तो उसने ज्वाइन किया, तो जब उसका वेलकम किया गया बहुत अच्छे से किया गया, और उसमें बोला गया कि ये जो नया पर्सन है, जो नया एम्प्लॉय है, इसकी बहुत ज़रूरत थी, इससे हमें चीज़ों को देखने का एक फ्रेश, मतलब एक नया व्यू पॉइंट मिलेगा जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह से बोला गया। तो इसकी वजह से जो पहले से लोग काम कर रहे थे, जो पुराने आपके बॉसेस थे, तो उनको शायद इश्यूज हो सकता है कि ये नए वाले की ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे हम लोगों का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके का जो थिंकिंग उनको दिमाग में आ सकता है। तो वही बोल रहा है कि आपका इंटेंशन जो पहले से काम कर रहा है, मान लीजिए वाई या कोई और पहले से काम कर रहा था, तो उसको आपको हर्ट करने का नहीं था, बट आपने एक्स की इस तरह से तारीफ की कि हमारे को इसकी जरूरत है, ये है, तो जिससे पहले से काम कर रहे थे उनको ऐसा फील हुआ कि आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही इसमें बोला है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इंश्योर रेगुलर रिव्यू ऑफ योर ओन बेस्ड, इसमें ये बोला गया है कि आप कोई भेदभाव तो नहीं कर रहे, आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, कहीं बाइस तो नहीं है, उसको लेकर आपको रिव्यू करना चाहिए। इसको एग्जाम्पल्स आप बेटर वे में समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए बेबी बूमर्स वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक। बेबी बूमर्स कौन से होते हैं? जो पुराने जनरेशन के होते हैं, जो ओल्ड जनरेशन के लोग होते हैं ना, उनको बोला जाता है। किसी बैंक में काम करता है, उसने एचआर को कंप्लेन किया अबाउट यंग कोवर्कर, अभी नया नया जिसने ज्वाइन किया, जिसको मिलियनल वर्ड यूज किया गया ना, तो नए नए कोवर्कर से ज्वाइन किया, वो ज्यादातर टाइम फोन में लगा रहता है, हेडफोन में लगा रहता है जब वो काम पे होता है, ठीक है। तो उसने एचआर को बोला कि ये तो हमेशा गाने ही सुनता रहता है, इस तरह से उसके बारे में कंप्लेन किया। उसका कहने का मतलब था, ही कैरेक्टराइज द कोवर्कर्स एज मिलेनियल हु ऑलवेज नीडेड टू कनेक्टेड आउटसाइड ऑफ द वर्क। तो मिलेनियल मतलब ये नए वाला पर्सन के लिए बोला है, जो हमेशा अपने काम से बाहर ही कनेक्ट होना चाहता है, और वो क्या करता है, वो अपने काम से ज्यादा मतलब नहीं रखता है, वो गाने आने ही सुनता रहता है। बट अगर आप रियलिटी पता करोगे तो रियलिटी ये हो सकता है कि वो कोई क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा हो, जिससे उसको काम में कंसंट्रेशन में मदद मिलती है, तो इसलिए वो गाने सुनता है। उसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो गाने इसलिए सुने कि उसको काम ना करने पड़े, बट रियलिटी ये होती है कि गाने इसलिए सुन रहा है ताकि ये सारे क्या है, सोशल आपके क्लासिकल म्यूजिक है, तो बहुत शांति उसको मिलती है और बहुत काम से काफी कंसंट्रेशन उसको महसूस होती है, इसलिए वो गाने सुनते हैं। तो वही बोला कि आप कुछ भी बाइस्ड कर रहे हैं तो खुद को लेकर रिव्यू कीजिए कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया। चौथा, फोकस ऑन पीपल अराउंड यू रेदर देन ट्रेंड। तो आपको आसपास जो लोग हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए, ना कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अब मान लीजिए कोई किताब चल रही है जिसमें आर्टिकल्स लिखा है कि हाउ टू मैनेज मिलियन, मतलब जो नए नए लोग हैं उनको कैसे मैनेज करना है, या किताब का नाम है व्हाट मिलियन रिलेट बॉन्ड, मतलब अभी भी जो नए नए ज्वाइन किए वो एक्जैक्टली चाहते क्या है। तो इस तरह की किताबों को, आर्टिकल्स को पढ़ना है बिल्कुल टाइम वेस्ट है, आपको ये चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि हो सके तो इससे सबको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग को ये उस तरह से बना देंगे। अब किताब में कुछ लिखा है, कहीं आर्टिकल में कुछ लिखा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग में पड़ता है। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड को फॉलो नहीं करना, बल्कि हमें ये फोकस करना है कि ऐसा क्या है जिससे हमें चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लिखा भी यहाँ पे, इंस्टेड कम्युनिकेट विद अदर पीपल ऑन योर टीम एंड योर, तो अपने जो कोवर्कर्स है उनके साथ आप कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। आस्क देम हाउ टू हैंडल देमसेल्फ इफ यू वांट टू नो हाउ टू। तो बोल रहा है कि उनसे पूछिए कि क्या बेस्ट तरीका है जिससे आप, मतलब वो क्या चाहते हैं, किस तरह से उनको हैंडल किया जाए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज यही है, देर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर जस्ट आस्किंग देम क्वेश्चंस। तो बोल रहा है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, जो भी आपको लगता है कि वो क्या सोचते हैं, तो उनके दिमाग की बातों को समझिए कि वो क्या आपसे चाह रहे हैं, क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। इंस्टेड ऑफ, अगर मान लीजिए कोई नया नया बैंक ज्वाइन कर रहा है,
ठीक है। बॉस जो ब्रांच मैनेजर है उसका एज मान लीजिए 50 है। अब वो आजकल की जो नई जनरेशन जो कि 25 साल की है तो उसको नहीं समझ पा रहा, तो वो क्या करेगा, बॉस उससे पूछेगा, वो इधर उधर की किताबें आर्टिकल्स नहीं पढ़ेगा, बेटर है वो उससे पूछेगा कि तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, किस तरह से तुम काम करना चाहते हो। तो उनको हैंडल करने का तरीका उनसे बात कीजिए, तो ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। लास्ट, एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट ईच जनरेशन। तो हर जनरेशन में डिफरेंस होता है, तो इस बात को एक्नॉलेज करना है। तो जनरेशन गैप आर ए हार्ड रियलिटी एंड नीड टू एक्नॉलेज एंड एम्ब्रेस। तो बोल रहे हैं कि आप इस बात से मना मत कीजिए, आप ये मत बोलिए कि जनरेशन गैप नहीं है, होता है जनरेशन गैप, क्योंकि जब तक मान लीजिए किसी को बीमारी है, वो मानने को तैयार नहीं मुझे बीमारी है। हाँ, एक पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी बात है, बट अगर आपको सच में बीमारी है तो उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये एक बीमारी है और इसका मेरे को सॉल्यूशन देना है, मेरे को दवाई खानी है। ठीक है, तो सेम वैसे ही है, जनरेशन गैप एग्जिस्ट करता है, इस बात को मानना पड़ेगा, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और जो भी डिफरेंस है बातों के थ्रू आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोला कि आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और जनरेशन गैप होता है, ये एक हार्ड रियलिटी है, बट ये बात सच है, जनरेशन गैप होता है और उसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे आपका कंप्लीट इसमें हो गया। इसके साथ पार्ट 4 को ये भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, मैनेजिंग डाइवर्सिटी। इस यहाँ से और आगे का जो टॉपिक है इसको हम लोग पार्ट 5 में कंप्लीट कर लेंगे। 20-25 मिनट और लगेंगे आपके बाकी जो टॉपिक्स हैं कंप्लीट करने के लिए, तो बाकी चीजें हम लोग पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने टॉपिक्स देखे इनको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था अभी यहाँ पे था हमारा की रिजल्ट एरियाज, मतलब कौन कौन से की रिजल्ट या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज, कौन कौन से एरियाज है जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी चीजें जो हमें करनी है। ठीक है, तो वही आपके KRA होता है। जैसे एक अकाउंटेंट है, उसको काम दिया गया है कि आपको इतने अकाउंट ओपनिंग करने हैं, इतने करंट अकाउंट ओपन करने हैं, इतने FDs करने हैं, तो वो सारे उनके KRA के पार्ट हो जाएंगे। तो 4 चीजों में ये होता है। जो पर्सन है, जो कोवर्कर्स है, उसको अपने, अगर मान लीजिए मैनेजर ने आपका KRA बनाया तो उसको जो है दोनों को सहमत होना पड़ेगा। तो उसमें 4 चीजें हैं। जो भी आपको KRA दिया गया तो उसके लिए आपको पहले एग्री होना पड़ेगा। सेकंड, आपका जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव उसके लिए आपको एग्री होना पड़ेगा। तीसरा, एग्री अपॉन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो जो भी आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर उसके लिए आपको एग्री होना पड़ेगा, और जो आपका एक्शन प्लान है उसके लिए आपको एग्री होना पड़ेगा। अगला आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जो स्टाफ आपके यहाँ काम करता है उसको डेवलप करना, उसको नॉलेज को बढ़ाना, उसको ट्रेनिंग देना, वही होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत कब होती है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की शुरुआत तब होती है जब आप ब्रांच को, किसी बैंक को ज्वाइन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे उस दिन आपकी शुरुआत होती है। और इसका दाइन कब होता है? जब आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हो। तो जब तक आप चल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है। इसके फायदों की बात करें तो नई नई स्किल्स है, नॉलेज आ जाती है। ठीक है, लोग बहुत कैपेबिलिटीज से अच्छा, मतलब ज्यादा कैपेबल होकर काम करते हैं। तो इससे ट्रस्ट का जो कल्चर है डेवलप होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और जो एटीट्यूड है, एक अच्छा एटीट्यूड जो है डेवलप होता है, क्योंकि सबको एक दूसरे से सपोर्ट मिलता है। एफिशिएंसी कल्चर आता है, मतलब जहाँ पे सभी लोग एफिशिएंट होकर अपने काम को पूरा करते हैं। अगला टाइप्स ऑफ, तो कितने तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2-3 चीजें बताइए, ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। वर्क शेड्यूलिंग में हमें क्या करना होता है कि हमें, जैसे कोई सीनियर आपका काम कर रहा है तो आप उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और उससे काम को सीखिए, तो उससे आप भी डेवलप होते हैं। तीसरा आता है इंटेलेक्चुअल या प्रोफेशनल ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, कोई ट्रेनिंग सेमिनार, यूनिवर्सिटी की क्लास वो अटेंड किया, उससे आपने अपना डेवलपमेंट किया, तो वो होता है आपका प्रोफेशनल ग्रोथ। अगला आता है मैनेजिंग डिफरेंट जनरेशन। तो अलग अलग जनरेशन के लोग रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक साथ वो काम करते हैं, तो जनरेशन गैप आता है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो 4-5 तरीके हैं। पहला, डू नॉट मेक अजम्पशन, मतलब पहले से एज्यूम मत कीजिए। अब मान लीजिए कोई ब्रांच है, उसमें नया नया कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है, तो ब्रांच मैनेजर का एज मान लीजिए 55 ऐसे है, तो वो काफी हार्ड वर्किंग है, तो उसको लगता है कि आजकल की जो नई जनरेशन है वो तो हार्ड वर्किंग नहीं है। मतलब पहले से आप एज्यूम मत कीजिए कि वो ऐसा होगा या वो ऐसा होगा, पहले से कुछ एज्यूम नहीं करना। आपको काम करना है, एक्सपीरियंस के साथ सीखना है कि किस तरीके का उनका एटीट्यूड है, तो पहले से एज्यूम मत कीजिए। सेकंड है अवॉइड यूजिंग लेबल्स। तो मतलब एक लेवलिंग मत कीजिए, मतलब ऐसा मत बोलिए कि जैसे जो पहले के लोग काम कर रहे हैं उनको बुरा फील हो जाए, या उनको मतलब एक तरह से कोई लेवल, मतलब कुछ कंपेरिजन, इस तरीके की चीज आपको नहीं करनी चाहिए। तीसरा, इंश्योरिंग रिव्यू। तो जो भी आप कुछ चीज आप बायस्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो उसको लेकर आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। फिर बोला कि कोई ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को छोड़िए, आप ट्रेंड पे नहीं बल्कि जो आपके आसपास लोग हैं उन पे फोकस कीजिए, उनसे आप कम्युनिकेट कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि आपके जो को वर्कर्स है वो क्या चाहते हैं, किस तरह से वो काम करना चाहते हैं। लास्ट आता है एक्नॉलेज। तो आपको इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, जनरेशन गैप होता है और इसको ग्रेसफुली आपको उसको एक्नॉलेज करना है और उसको रिजॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये होना चाहिए। इसके साथ पार्ट 4 आपका हो गया कंप्लीट। पार्ट 5 में इसके आगे आने वाले कुछ और टॉपिक्स तो हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।